हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कराया जाता है ना। तो आपका क्लास 12th का चल रहा है चैप्टर नंबर 6, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का आणविक आधार। तो वंशागति का आणविक आधार जो ये चैप्टर है, ये आपका क्लास 12 का यूनिट 7 का चैप्टर है, यानी कि जेनेटिक्स वाले जो पोर्शन है उसका सेकेंड नंबर का चैप्टर है। पहले नंबर का चैप्टर जो था उसमें मेंडेलियन आपको इनहेरिटेंस के बारे में पूरा सारे नियम बताए गए थे, वो चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट था। ये वाला भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको सेशन की स्टार्टिंग में ही ये बता दिया था कि अलग अलग कौन से यूनिट से कितना वेटेज है, कितने, मतलब वेटेज का मतलब क्या होता है कि हर एक यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने की संभावना एग्जाम में होती है। वो आपका क्या बताता है कि कौन से यूनिट का कितना वेटेज है। तो इस यूनिट का वेटेज आपका यूनिट नंबर 5 जो है उससे थोड़ा ज्यादा है ना। यूनिट आपका जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट था, उस यूनिट से अगर आपके 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस वाले यूनिट से आपके अमूमन 14 नंबर तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये यूनिट आपका उस वाली यूनिट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काफी चीजें इसमें नई भी ऐड की गई हैं। आई होप कि आप सभी ने जो आपका मेंडल वाला चैप्टर था वो और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, कर लिया होगा। और अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो आज के दिन ये क्वेश्चन आंसर्स को हम थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम अगले जब नेक्स्ट सेशन होगा आपका, तो नेक्स्ट सेशन में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे या कुछ नया कॉन्सेप्ट भी करेंगे। तो आज की क्लास में हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप सभी बच्चे कर चुके हैं। हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सामने आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन व्हाई डीएनए वाज चूजन ओवर आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। जब जैव विकास की बात हो रही थी तो उस समय पे जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए की जगह पर डीएनए को क्यों चूज किया गया, यानी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए की जगह पर डीएनए को प्रेफरेंस क्यों दी गई, ये क्वेश्चन है। गिव रीजन बाय फर्स्ट डिस्कसिंग द डिजायर्ड क्राइटेरिया इन अ मॉलिक्यूल। आपको कारण बताना है। पहले आपको क्या चर्चा करनी है कि किसी मॉलिक्यूल में क्या जरूरत का क्या क्राइटेरिया होगा कि जिससे उसको आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मान्यता दे दी जाए, है ना। और उसके बाद बायोकेमिकल डिफरेंसेस के बारे में बात करनी है कि डीएनए और आरएनए के बीच में जो बायोकेमिकल डिफरेंसेस हैं वो क्या है ना। तो आंसर पर चर्चा करेंगे। आंसर क्या है? A molecule that can act as a genetic material must fulfill the following। यानी कि एक अणु जो अनुवांशिक पदार्थ की तरह एक्ट करता है उसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। ये क्वालिटीज होनी ही चाहिए। वो क्या क्या है? इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में लिया जाएगा उसके अंदर की सबसे पहली क्वालिटी क्या होगी कि उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी रेप्लिका को जनरेट कर सके, मतलब अपनी कॉपी बना सके। अपनी रेप्लिका को जनरेट करने का मतलब है कि अपनी वो कॉपी बना सके। दूसरा पॉइंट है इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। मतलब वो जो अणु है जिसको आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मान्यता मिलेगी उसका दूसरा क्वालिटी ये होना चाहिए कि वो रासायनिक तौर पे और संरचनात्मक तौर पे स्थायी होना चाहिए। स्थायी होने का मतलब क्या है कि उस पर बाहर की चीजों का तुरंत से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, है ना।
स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुरंत से ही प्रभाव पड़ गया। तीसरा पॉइंट क्या है, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, है ना। तो उस अणु में एक ऐसी क्षमता भी होनी चाहिए कि जिसमें स्लो चेंजेस का स्कोप हो, मतलब म्यूटेशन की, स्पेशली यहाँ पे म्यूटेशन की बात करी जा रही है, उत्परिवर्तन की बात की जा रही है। जैसे जैव विकास के क्रम में जो भी आवश्यक है, जैव विकास के क्रम में आप सभी को पता है कि धीरे 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 क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है, और लक्षण जो है वो फिनोटाइप धीरे धीरे चेंज होता है। तो उसके अंदर स्लो चेंजेस को ग्रहण करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन। और चौथा पॉइंट ये है कि उस मॉलिक्यूल में, उस अणु में अपने आप को मेंडल के नियमों के अनुसार एक्सप्रेस करना आना चाहिए। मतलब उस अणु में इस तरीके की क्षमता होनी चाहिए कि जो मेंडल ने नियम दिए थे उसके अनुसार वो एक्सप्रेस कर रहा हो अपने आप को। क्योंकि हमने जो है मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स माना है, तो मेंडल ने बहुत लंबे समय तक प्रयोग किए थे, इसलिए मेंडल ने जो भी नियम दे वो नियम जो है अभी सब माने जा रहे हैं, सही हैं। तो इसलिए मेंडल वाले नियम पे खरा उतरना चाहिए उस मॉलिक्यूल को। अब ये जो चारों क्वालिटीज थी, ये चारों क्वालिटीज जिस मॉलिक्यूल में पाई गई, उसी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल का आधार मान लिया गया, मतलब उसी को आनुवंशिक पदार्थ माना गया, है ना। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में हमारे सामने दो मॉलिक्यूल्स थे, डीएनए और आरएनए। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि डीएनए को क्यों चुना गया आनुवंशिक पदार्थ के रूप में और आरएनए को छोड़ दिया गया, बल्कि काफी चीजें ऐसी थी, मतलब दोनों आनुवंशिक पदार्थ की तरह एक्ट कर सकते थे, है ना। तो क्या ऐसी स्पेशल क्वालिटी डीएनए में थी जो आरएनए में नहीं थी, इसलिए आरएनए को संपूर्ण तौर पे आनुवंशिक पदार्थ के रूप में नहीं मान्यता मिली और डीएनए को ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मान्यता मिली, है ना। पहला तो मैं यही कह सकती हूँ कि डीएनए जो है वो मनुष्यों में डीएनए पाया जाता है, इसलिए भी उसको मान्यता मिली होगी, बहुत सामान्य सा रीजन रहा। बायोकेमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब जैव रासायनिक अंतर क्या क्या है डीएनए और आरएनए में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट, बोथ न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये दोनों के दोनों क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड ही है, न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए को हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं और आरएनए को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। are able to direct their duplication proteins fills for the first criteria। तो ये दोनों के दोनों जो न्यूक्लिक अम्ल के मॉलिक्यूल्स हैं, आपका डीएनए और आरएनए, इन दोनों में ये क्षमता है कि ये क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेशन प्रोटीन्स फेल्स फॉर द फर्स्ट क्राइटेरिया। बोथ न्यूक्लिक एसिड आर एबल टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन प्रोटीन्स, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों में डुप्लीकेशन की क्षमता थी, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा था जिसके कारण आरएनए रिजेक्ट हुआ और डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मान्यता मिली? आरएनए इज रिएक्टिव। आरएनए क्या था, वो रिएक्टिव था, मतलब वो किसी भी परिस्थितियों में, पर्यावरण का प्रभाव था उसके ऊपर, किसी भी परिस्थितियों में रिएक्ट करता था। इट ऑल्सो एक्ट्स एज कैटलिस्ट, वो उत्प्रेरक की तरह भी काम करता था। उत्प्रेरक क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेज करने का काम करते हैं, तो आरएनए जो है वो उत्प्रेरक का भी काम करता है। जैसे उत्प्रेरक मतलब क्या होता है, जैसे आग में घी उत्प्रेरक का काम करता है ना। उत्प्रेरक को समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है। तो आरएनए जो था वो रिएक्टिव था। इट ऑल्सो एक्ट्स आर एज कैटलिस्ट, वो उत्प्रेरक की तरह भी काम करता था। इसीलिए डीएनए इज लेस रिएक्टिव।
डीएनए आरएनए की तुलना में कम क्रियाशील था, कम रिएक्टिव था एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन आरएनए, और संरचनात्मक रूप से क्या था, ज्यादा स्थायी था। मतलब आरएनए संरचनात्मक रूप में क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा है इसलिए उतना स्थायी नहीं है ना, और उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। लेकिन आरएनए जो है, आरएनए स्टेबल उतना ज्यादा नहीं है जितना डीएनए है, क्योंकि डीएनए लेस रिएक्टिव है, ज्यादा स्टेबल है। आरएनए जो है वो रिएक्टिव है तो उतना ज्यादा स्टेबल वो नहीं है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? Presence of thymine at the place of uracil also confers additional stability to DNA. Presence of thymine at the place of uracil, है ना? डीएनए में क्या होता है, यूरेसिल की जगह पे थायमीन प्रेजेंट होता है, तो डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए की तुलना में। तो कुछ ऐसे लक्षण जैसे ज्यादा स्टेबिलिटी होना, कम रिएक्टिव होना, ये सारे लक्षण ऐसे थे जिसके कारण डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में मान्यता मिल गई, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में चूज किया गया और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में चूज नहीं किया गया, है ना। तो ये रीजंस जो हैं इसको मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, है ना। आप कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम आपको मैं क्लियर करवा चुकी हूँ कि डीएनए और आरएनए के बीच जैव रासायनिक तौर पे क्या अंतर है और जो मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल के रूप में माना जाएगा उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो वो सारे गुण जो एक आनुवंशिक पदार्थ के लिए रिक्वायर्ड थे, जरूरी थे, जिनकी आवश्यकता थी, वो सारे के सारे गुण डीएनए में पाए गए। और डीएनए और आरएनए में एक और बात थी कि आरएनए थोड़ा सा क्रियाशील ज्यादा था, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा था, लेकिन डीएनए जो है वो कम क्रियाशील था और इसी कारण से वो स्ट्रक्चरली स्टेबल ज्यादा था। और इसीलिए क्या हुआ, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मान्यता मिली और आरएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मान्यता नहीं मिली। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन डिटेल। आपका थिंकिंग प्रोसेस में क्या सोचना है आपको? ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। ट्रांसलेशन क्या है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस का प्रोसेस है जो राइबोसोम की हेल्प से होता है और मैसेंजर आरएनए के द्वारा होता है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रोटीन का निर्माण मैसेंजर आरएनए की हेल्प से मैसेंजर आरएनए के द्वारा होता है और इसमें राइबोसोम की हेल्प भी होती है। A translational unit in messenger RNA from 5 to 3 comprises of a start codon, region coding for a polypeptide, a stop codon and understand regions at both fifth end and third end for efficient process, है ना। आपको ये तीन चरण हैं उसके बारे में आपको देखना है। तो पहले ऊपर वाला आप सोचेंगे, there are 3 stages of protein synthesis: initiation, assembly of ribosomes on messenger RNA in prokaryotes. Initiation requires the large and small ribosome subunits, the messenger RNA initiation, transferase RNA and 3 initiation factors, है ना। तो सबसे पहले क्या होना है? सबसे पहले प्रक्रिया है इनिशिएशन की प्रक्रिया। ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में 3 चरणों में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सबसे पहले होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या है? असेंबली ऑफ राइबोसोम्स ऑन मैसेंजर आरएनए इन प्रोकैरियोट्स। क्या होता है? मैसेंजर आरएनए की असेंबली होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, है ना।
दूसरी प्रक्रिया क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी कि एमिनो एसिड्स एक्टिव हो जाते हैं। एमिनो एसिड्स बिकम एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग विद अमीनो एसाइल ट्रांसफरेज आरएनए सिंथेटेज एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो आपको क्या करना है, आपको ये नीचे वाला रिएक्शन लिख लेना है, केवल ऊपर का कुछ लर्न नहीं करना, नीचे वाला रिएक्शन आपको लिख लेना है और इससे आप ऊपर वाला ये लाइन जो है वो लिख सकते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। क्या करना है, टीआरएनए का ट्रांसफर करना है। एमिनो एसिड्स जो है वो टीआरएनए पे जाएंगे। जैसे यहाँ से देखिए आप, एमिनो एसिड्स जो है वो यहाँ से टीआरएनए के साथ ऐड हो रहे हैं, है ना। द कैप रीजन ऑफ मैसेंजर आरएनए बाइंड्स टू द स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के आप सभी को पता है 2 साइट्स होते हैं, ए साइट एंड पी साइट, ये आप क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं। The smaller subunit first binds the initiator tRNA then binds to the larger subunit, so that initiation codon AUG lies on the P site. AUG जो P site पे रुकेगा और initiation tRNA जो है मेथियोनिल tRNA वो बाइंड करेगा किसको, P साइट को, है ना। तो ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है। ऐसा आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा आने की संभावना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ मतलब कभी कभार आ भी जाता है। दूसरी प्रोसेस है इलॉन्गेशन। इनिशिएशन क्या, दूसरी प्रोसेस क्या है, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है, अनदर चार्ज्ड एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू द ए साइट ऑफ द राइबोसोम, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और मूवमेंट अलोंग द मैसेंजर आरएनए कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब इस प्रक्रिया को, जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और मूवमेंट होता है एमआरएनए की तरफ, तो उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। उस प्रोसेस के हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स एट पी साइट, है ना। इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम अगर आप बना लें, जैसे मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम बना लेंगे यदि, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना पूरा डिटेल लिखे भी। ये डायग्राम भी बनाते हैं तो आपको, आप पूरे नंबर तो नहीं, मतलब अगर जैसे मान लीजिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 10 मार्क्स आपको जरूर मिलते हैं केवल डायग्राम के माध्यम से। और डायग्राम बनाना और लर्न करना भी इजी है ना। तो ये क्या है, ये आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन की डायग्राम है ये। नेक्स्ट देखेंगे आपको ओपेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एन ओपेरॉन गिविंग एन एग्जांपल, एक्सप्लेन एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन, है ना। ये एग्जैक्ट इंड्यूसिबल ओपेरॉन के बारे में तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन ओपेरॉन के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। PYQ में ये शामिल है, नहीं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा है। जब आप एग्जाम देंगे, जब हम पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि ओपेरॉन का क्वेश्चन जो है वो 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। इसका आंसर सभी बच्चे चाहें तो नोट कर सकते हैं, और जिनको हिंदी में नोट करना है वो मेरी बात को सुन करके अपना नोट्स बना लेंगे, अपने आंसर को लिख लेंगे। यही वाला टॉपिक है जो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराया था, तो क्वेश्चन के रूप में मैंने बोला था आपके कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाऊंगी आपका, तो इसका कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हो जाएगा आज होपफुली। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन, यानी ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट जो है वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1961। सबसे पहले 1961 में कॉन्सेप्ट ओपेरॉन का जो है वो प्रतिपादित किया गया था। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों का नाम था बाय जैकब एंड मोनेड, यानी कि सन 1961 में सबसे सर्वप्रथम सन 1961 में जैकब और मोनेड के द्वारा ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया गया। एन ओपेरॉन इज अ यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन। ओपेरॉन क्या होता है, एक इकाई होती है प्रोकैरियोटिक जीन की एक्सप्रेशन विच इंक्लूड्स कोऑर्डिनेटेडली रेगुलेटेड, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन्स एंड कंट्रोल एलिमेंट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट। ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन एक ऐसी प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की यूनिट है जिसके अंदर
कोऑर्डिनेटली रेगुलेटेड स्ट्रक्चरल जीन्स, है ना, और कंट्रोल एलिमेंट्स, वो दोनों के दोनों रिकॉग्नाइज होते हैं किसके द्वारा? रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट के द्वारा, है ना। तो ये हो गया आपका ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या होता है, ये सबको समझ में आया? ओपेरॉन क्या है? देखो, दो तरीके, आपको इंड्यूसिबल ओपेरॉन के बारे में आज बताया जा रहा है, लैक ओपेरॉन भी होता है ना। इंड्यूसिबल ओपेरॉन भी होता है और लैक ओपेरॉन भी होता है। तो आपको इंड्यूसिबल ओपेरॉन के बारे में बताना है ना। लैक ओपेरॉन के बारे में जब पूछा जाएगा तब आप लैक ओपेरॉन के बारे में बताएंगे। जब इंड्यूसिबल ओपेरॉन के बारे में पूछा जाएगा तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन बताएंगे। अब देखो, सेल में लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा ही बहुत लो लेवल पर रहता है ना। तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन के बारे में ही सामान्य तौर पर पूछा जाता है। लैक ओपेरॉन के बारे में जब स्पेशली पूछा जाएगा तभी आपको बताना है, अदरवाइज आपको इंड्यूसिबल ओपेरॉन के बारे में भी लिखना है। कंपोनेंट्स ऑफ एन ओपेरॉन, ओपेरॉन के क्या कॉन्सेप्ट कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपके सामने 5 कंपोनेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे। स्ट्रक्चरल जीन यानी कि संरचनात्मक जीन। ये संरचनात्मक जीन क्या है? ओपेरॉन के हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन यानी कि संरचनात्मक जीन क्या है? संरचनात्मक जीन है, देखो ओपेरॉन, सबसे पहले आपको ओपेरॉन क्या समझ में आ गया? ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन किसे कहते हैं, है ना। देखो, ओपेरॉन की जानकारी जो है वो 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दी थी। आपको मैंने बताया जैकब और मोनैड। तो जैकब का पूरा नाम क्या था? फ्रैंकोइस जैकब पूरा नाम था, और जैक मोनैड पूरा नाम था वैज्ञानिकों का। 1961 में उन्होंने बताया था। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके इनके आपसी प्रयास से क्या हुआ कि ओपेरॉन की जानकारी मिली, है ना। इन्होंने सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम के बारे में किसने बताया? इन्होंने ही बताया, है ना। लैक ओपेरॉन का मतलब क्या है? अगर हम लैक ओपेरॉन की मतलब बात करते हैं तो लैक का मतलब LAC, उस लैक का मतलब है लैक्टोज, है ना। और आपको पढ़ना क्या है? आपको मैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन के, तो एग्जाम्पल के बारे में आपका जो ओपेरॉन है ये अलग अलग प्रकार का होता है ना, कई प्रकार का होता है। अब जो लैक ओपेरॉन है ना, इसका कॉमन प्रोमोटर रेगुलेटरी जीन के द्वारा रेगुलेशन होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में आपका लैक ओपेरॉन है, TRP ओपेरॉन है, ARA ओपेरॉन है, हिज ओपेरॉन है, वेल ओपेरॉन है, और आपका इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। तो अब आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना ये है कि सबसे पहले क्या देखना है कि ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं। तो इस तरीके का जो ये अरेंजमेंट है ये ज्यादातर बैक्टीरिया में कॉमन है, मतलब पाया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ एन ओपेरॉन, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है? संरचनात्मक जीन क्या होती है? द फ्रेगमेंट ऑफ DNA विथ ट्रांसक्राइब mRNA यानी कि मैसेंजर RNA फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। प्रमोटर क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन क्या है? द फ्रेगमेंट ऑफ DNA which transcribe mRNA for polypeptide synthesis. पॉइंट नंबर 2 है प्रमोटर। प्रमोटर क्या है? ये हम ओपेरॉन के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। प्रमोटर क्या है? द सीक्वेंस ऑफ DNA where RNA polymerase binds and initiates transcription of structural genes is called promoter. प्रमोटर क्या है? द सीक्वेंस ऑफ DNA where RNA polymerase binds, वो DNA का सीक्वेंस जिसमें RNA polymerase बाइंड होता है एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है यानी कि स्टार्ट करता है स्ट्रक्चरल जीन्स इज कॉल्ड प्रमोटर। संरचनात्मक जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने वाला क्या कहलाता है? प्रमोटर कहलाता है। तीसरा पॉइंट है ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ DNA यानी DNA का ऐसा सीक्वेंस एडजेसेंट टू प्रमोटर वेयर स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स इज कॉल्ड ऑपरेटर।
डीएनए का वो सीक्वेंस जिसमें आपका स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑपरेटर कहलाता है। पॉइंट नंबर 4 है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन क्या होता है? द gene that codes for the repressor protein that binds to the operator and suppresses its activity, as a result of which transcription will be switched off. रेगुलेटर जीन क्या है? रेगुलेट करने का काम करता है ना। वो जीन जो कोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन के लिए और बाइंड करता है ऑपरेटर और सप्रेस करता है किस चीज को? ट्रांसक्रिप्शन वाली एक्टिविटी को। इंड्यूसर क्या है? फिफ्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। इंड्यूसर क्या है? द सबस्ट्रेट दैट प्रिवेंट्स द रिप्रेसर फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑपरेटर इज कॉल्ड एन इंड्यूसर। वो सबस्ट्रेट जो रिप्रेसर को प्रिवेंट करता है कि वो ऑपरेटर के साथ बाइंड ना करे, उसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूसर कहते हैं। एज अ रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन इज स्विच्ड ऑन। और इसके इंड्यूसर क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शुरू हो जाता है। इट इज अ केमिकल ऑफ डाइवर्स नेचर, है ना। ये आपका ऐसा केमिकल है जिसका नेचर डाइवर्स होता है, यानी विविधता भरा नेचर होता है। मेटाबोलाइट होते हैं, हार्मोन और सबस्ट्रेट, अलग अलग चीजें इसमें होती हैं। अब आपका इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। An inducible operon system is a regulated unit of genetic material. आपका इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम क्या है? कि रेगुलेटेड यूनिट है जेनेटिक मटेरियल का, विच इज स्विच्ड ऑन इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल, है ना। एक केमिकल की प्रेजेंस में ये रिस्पॉन्स करता है, स्विच ऑन हो जाता है, मतलब द लैक्टोज और लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई, है ना। इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम का एग्जाम्पल में लैक ओपेरॉन दिखाया गया है, जिसे हम लैक्टोज ओपेरॉन भी कह सकते हैं। ये ई कोलाई के अंदर पाया जाता है। लैक्टोज ओपेरॉन वही लैक ओपेरॉन जिसके बारे में मैं आपको बात कर रही थी, ये क्या है? लैक्टोज ओपेरॉन, द लैक ZYA genes are transcribed from a lac transcription unit under the control of a single promoter. है ना। They encode enzyme required for the use of lactose as a carbon source. तो क्या है? लैक ओपेरॉन में लैक आई जीन प्रोडक्ट द लैक रिप्रेसर इज रिप्रेस्ड फ्रॉम अ सेपरेट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब इसको अगर डायग्राम के माध्यम से लैक ओपेरॉन को शो करना चाहें तो ऐसे शो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप डायग्राम के माध्यम से इसको इजीली शो कर सकते हैं। और मार्क्स इसमें भी मैंने आपको पहले भी बताया कि बायो में अगर आप मार्क्स पाने के लिए पहले डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बायो में डायग्राम्स अगर सही बनाए हैं आपने तो आपके मार्क्स कभी भी कट नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। लैक ओपेरॉन का। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ओपेरॉन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के पैटर्न्स आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे क्वेश्चन आंसर के रूप में। बाकी का जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब आपको हर चैप्टर का कौन कौन सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है उसके बारे में अपने आप ही आइडिया लग जाएगा, क्योंकि 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के साथ ही आपके एग्जाम की तैयारी भी हो ही जाती है। बायो में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको डायग्राम्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैं आपको किसी एक सेशन में जो भी आपके सिलेबस का जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं उनको नोट करवा दूंगी। तो आई होप आप सभी उसको तैयार कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।